पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान एक सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सदोत्रा साहब। सदोत्रा साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपके काम से और बहुत सारे लोग आपके चेहरे से भी वाकिफ़ हैं, तो जानना चाहेंगे हम कि आपकी जो इब्तिदाई तालीम तरबियत हुई है, इतना तो हमें मालूम है कि आप बीएससी कर चुके थे जम्मू यूनिवर्सिटी से, उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए। थोड़ा सा तफसीलन जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई, तालीम, तरबियत वगैरह कहाँ पे हुई? मेरा जन्म जो था वो जम्मू में ही हुआ, कच्ची शौनी मोहल्ले में। और हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो मनावर तवी के रहने वाले थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के। कश्मीर। जी। तहसील बेंबर थी, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर था। जी। क्योंकि हमारे जो दादाजी थे वो पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने उस सिलसिले में यहाँ एक कच्ची शौनी में मकान बनाया था, तो फिर उसी में रहना शुरू कर दिया। और जब 47 हुआ तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो हमारे पास ही आके रहे, क्योंकि उस वक्त माहौल ही ऐसा था। जब 47 का हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बंटवारा हुआ तो वो आ गए। उसके बाद प्राइमरी स्कूल तक मैं पढ़ा ओरिएंटल एकेडमी में, अच्छा स्कूल था। उसके बाद मैं मैट्रिक की मैंने लाइट हाउस पब्लिक स्कूल से। उसके बाद हम साइंस कॉलेज में चले गए, जम्मू में। जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू। जी। यहाँ से ग्रेजुएशन की। उसके बाद हम देखते रहते थे अखबारात में भी वो भी, और उस दौरान नई नई शेर कश्मीर शेख साहब की सरकार आई थी, और वो सेकुलरिज्म की बातें, टू नेशन थ्योरी, रिजेक्शन, ये बातें सुनते रहते थे 1975 में। 75 में। जी। तो आस्ता आस्ता उससे थोड़े, जिसको कहते हैं, प्रेरित हो गए, मोटिवेशन होने लगी। तो एक दिन मैंने घर में बोला कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करूँगा। तो घर वालों के लिए चंबा था, क्योंकि हमारे घर में कोई पॉलिटिशियन तो था नहीं, पॉलिटिक्स में कोई था नहीं, तकरीबन सारे मुलाजिम थे। तो मैंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की तो उस वक्त जो ऑफिस था वो जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का ऑफिस है इधर केसी रेजेंसी के सामने। जी। यहाँ ऑफिस नहीं, ऑफिस हुआ करता था शीदी चौक में। जी। तो शीदी चौक के बाद शिफ्ट हुआ इधर, तो मैंने शीदी चौक में ज्वाइन किया। जी। डाक बंगले के आगे। वो आगे चौक में, जी। लास्ट चौक में। और वहाँ एक वक्त आया कि यहाँ जब शिफ्ट हो गया ऑफिस इसके से अपने यहाँ एसएफसी की बिल्डिंग है, शायद काफ की बिल्डिंग है, इसमें शिफ्ट हो गया। तो वो हमको यूथ को मिल गया, वो वाला शीदी चौक वाला। जी। एक्टिविटी चलती रही, और पार्टी की मीटिंग्स में भी आते जाते रहे। उस वक्त बोध राय बाली साहब नए नए प्रेसिडेंट बने थे। जी। तो उन्होंने भी अपने दौर में काफ़ी मेहनत की, बाली साहब ने। आज तो टेलीफोन है। जी हाँ। मुझे याद है कि कई दफ़ा हम एयरपोर्ट गए या रेलवे स्टेशन गए, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आए, एक दफ़ा ऑपरेशन करा के आए, एक बड़ी दफ़ा गए। बोध राय बाली साहब सुबह 4 बजे आ जाता था मैसेज देने। ये मैं उसकी खासियत देता हूँ, लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि 4 बजे उन्होंने कंबल की वो ओढ़ी है, वो अपने, हम इधर जम्मू में डोगरी में कहते हैं बुकल मारी है जी। एंड ही यूज्ड टू कम के आज इतने बजे शेख साहब ने आना है तो उधर पहुंचना है। इस तरह सफ़र चलता रहा, हम यूथ में चलते रहे। फिर उस वक्त हमने यूथ फेडरेशन बना, एक यूथ फेडरेशन बनी थी। हमने एक
यूथ फेडरेशन की जगह एक और बनाई। उसके बाद वही बनी जम्मू एंड कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, यूथ फेडरेशन जो पहले। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई विंग चलते हैं जी, यूथ के नाम के, सब मर्ज यूथ नेशनल यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए। उस वक़्त शेर कश्मीर जिंदा थे और फारूक अब्दुल्ला साहब यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे। जी, जब 83 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने सरकार बनाई, 82 में शेख साहब के इंतकाल के बाद, तो मोहम्मद शफी उड़ी साहब जो थे वो यूथ के प्रेसिडेंट बने। जी, उनके साथ काम किया हमने। मोहम्मद शफी उड़ी साहब के हमने इधर बड़े जलसे कराए, यूथ प्रेसिडेंट कठुआ में कराया, रामनगर में करवाया, अखनूर में करवाया, रियासी में करवाया, बड़े जलसे कराए। तो हम चलते रहे तो मगर उसमें हमें शौक़ था काम करने का। जी, आपको आज कम लोग मिलेंगे कि हमने लोगों के वोट जो है उनके घरों में जाके वेरीफाई किए हैं, काटे हैं या ऐड किए हैं। आज कोई पॉलिटिकल वर्कर ये काम करने के लिए राज़ी नहीं, ये बड़ा दुख की बात होती है। मगर हमने फिर वो किया, घर घर जाना। उस वक़्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ काफ़ी एक प्रोपोगंडा, जहरीला प्रोपोगंडा होता था। फिर 80 में, इससे पहले की बात मैं सुना हूँ, ये 80 में चला गया, 83 पर, मैं 80 की बात सुना हूँ। जी, मैंने म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ी, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू वार्ड नंबर 1 से। जी, उस वक्त नेशनल कांग्रेस के नाम पे खड़ा होना बड़ी यानी जोखम उठाने वाली बात थी। जी, मगर उस वक्त भी हमने लड़ा और मुझे याद है कि शेख साहब ज़िंदा थे। शेख साहब ने भी वो हमारी कैंपेन देखी, कहीं शाम को बाज़ार में निकले होंगे। फिर उन्होंने एक दिन बुला के मुझे कहा भी भाई आपने बड़ा प्रेशर है आपको, ये है वो है। तो इलेक्शन हम हार गए, मगर उसके बाद भी शेर कश्मीर ने भी, उस वक्त शाह साहब भी थे, वर्क्स मिनिस्टर थे, उन लोगों ने हमें इनकरेज किया, डिस्करेज कभी नहीं किया। ये बड़े लीडर थे। शेख साहब का कोई इतना कद था कि हम तो कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जी, उसके बाद जब फारूक अब्दुल्ला साहब आए 83 में, हम असम्बली इलेक्शन लड़े 83 में। उस वक़्त ही माहौल वही चल रहा था जो मैंने आपको कहा कि प्रोपोगंडा, जहरीला प्रोपोगंडा। 83 के बाद 84 में गवर्नमेंट डिसमिस कर दी फारूक साहब की। जब डिसमिस कर दी तो हमको यहाँ हम एजिटेट करते थे, तो हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा हमें गिरफ़्तार कर लेते थे। एक दफ़ा हमने एजिटेशन की पंचायत राज बचाओ के सिलसिले में। जी, ये 84 की बात है, एंडिंग 84 की या 85 बिगनिंग की। दरबार मूव श्रीनगर ही था। हमने MLA हॉस्टल जम्मू से जुलूस निकाला टुवर्ड्स गांधीनगर, और मकसद हमारा यह था कि पुल में जाके ट्रैफिक रुक जाएगी जब हमारा जुलूस जाएगा। तो जब पुल पे पहुंचे तो पुलिस ने अपना एक्शन किया, लाठीचार्ज भी किया, बाद में हमको गिरफ़्तार करके ले गए। कोई 5-6 दिन मैं कानाचक पुलिस स्टेशन में रहा, वहाँ मेरे साथ सरदार हरवंश सिंह भी थे। और कुदरत की करनी 83 के बाद 87 में कार्ड हो गया कांग्रेस के साथ। जी, तो मैं उस वक्त लड़ा था जम्मू सिटी से, ईस्ट कहते थे उसको, जम्मू ईस्ट। जी, तो वो कार्ड में आ गई सीट, चली गई कांग्रेस को। जी, 87 के बाद 90 में फारूक साहब की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया इन्होंने, जी, अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली।
90-96 जो था वो बड़ा टफ पीरियड था नेशनल कांग्रेस के लिए। 90 में उन्होंने रिजाइन किया था, रिजाइन किया था जगमोहन की तकर्री के खिलाफ, वो ना, उसको डिसमिस उसी डिसमिसी उन्होंने हालात ही ऐसे बनाए कि छोड़ के भाग जाए, जी। क्योंकि इनकी चीफ मिनिस्टर की कंसेंट से अगर गवर्नर आता तो शायद ये हालात कभी नहीं बनते। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर जगमोहन को लाया गया गवर्नर तो मैं इस्तीफा दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब ने वही किया, लाया जगमोहन को और उसने इस्तीफा दे दिया वो चाहते थे। 18 जनवरी 1990 को। मुफ्ती साहब चाहते थे कि फारूक साहब की गवर्नमेंट जाए, जी तो उस सिलसिले में वो कामयाब हो गए। अगर मेरा आज मानना है कि अगर उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती कि हमने वो करना है, फारूक साहब से कंसेंट लेके कोई गवर्नर बना लेंगे, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ शायद ऐसे हालात कभी नहीं बनते। उसका टेन्योर चल ही रहा था गवर्नर के.वी. कृष्ण राव का, उसका चल ही रहा था, बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी। बात यह है कि जब लिंक मिस हो जाए, डेमोक्रेटिक लिंक, जी, तो फिर बड़ा फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज भी पॉलिटिकल रेजिम चेंज हो जाता है, गवर्नर बदलते हैं। वीपी सिंह साहब बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो नए गवर्नर का आना यकीनी था। आप देखिए कि उस दौर में बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, जी, उस दौर में उनको चेंज करना था गवर्नर, तो उन्होंने फारूक साहब को कॉन्फ्रेंस में लिया। अच्छा, जनरल राव साहब को लाया, हालांकि जिस वक्त नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी 91। हाँ, हालांकि हम नहीं थे गवर्नमेंट में, जी, फिर भी कांटेक्ट किया फारूक अब्दुल्ला साहब को कॉन्फ्रेंस में लेके। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब जनरल राव को उसके घर जाके मिले, अभी वो गवर्नर नहीं थे। जी, हालांकि जनरल राव चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को भी हिम्मत दे, मगर यह है कि गवर्नर जो थे जनरल राव, उनका जो रोल है वो बड़ा अप्रिशिएबल था। जी, ही वॉज स्ट्राइविंग हार्ड टू रिस्टोर डेमोक्रेटिक प्रोसेस द स्टेट, जी। इतना उन्होंने वो किया। अल्टीमेटली आया भी उनके ही दौर में। बिल्कुल, आपका 96 का इलेक्शन हुआ, वही थे गवर्नर। इतना ही हुआ। जी हाँ। वो चाहते थे कि 96 जो किसी ढंग से पॉलिटिकल प्रोसेस रिस्टोर। जी, तो खैर 96 में जिस पुलिस स्टेशन में मैं 6 दिन रहा, उसी पुलिस स्टेशन की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं एमएलए बन गया, जी, मढ़ का। तो मढ़ के लोगों ने हमें काफ़ी प्यार दिया, आज भी उनका प्यार याद आता है, और हमें 2 दफ़ा एमएलए बनाया। बुनियाद जहां हम खड़े हैं, ये है मजबूत इरादे की बुनियाद, मजबूत हौसले की बुनियाद। हम मजबूत हैं। ये घर, ये दरो दीवार, ये राहें, सब गवाह हैं इस मजबूती की। आइए हम आपके इरादों को मजबूत बनाएं। हम हैं TCI Max, सॉलिड स्ट्रेंथ हमेशा। हम आएंगे आपके इलेक्शन की तरफ, लेकिन यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी आपको दी गई मड, जो पहले 1972 तक जम्मू नॉर्थ था और अब फिर जम्मू नॉर्थ है, वो एरिया जहाँ से आप अभी लड़े भी थे जम्मू नॉर्थ से, तो ये एक भारतीय जनसंघ का एक गढ़ था। 1962 में प्रेमनाथ डोगरा, 1967 में भी वही, और 1972 में शेख अब्दुर्रहमान साहब, ये तीनों भारतीय जनसंघ के सरकर्द लीडर थे, वहाँ से जीते भी थे। उसके बाद
कई साल के बाद आपने लड़ा 96 का इलेक्शन, 2002 का इलेक्शन। दोनों इलेक्शंस में आपने एक कमाल कर दिया कि बीजेपी के लीडर सुखनंदन कुमार को आपने हरा दिया, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए। उसके बाद जो 2 इलेक्शन हुए, 2008 वाला, 2014 वाला, तो दोनों में सुखनंदन कुमार भारतीय जनता पार्टी के उसी मार्च से जीत गए। अब तो वो आप जम्मू नॉर्थ फिर बन गई है और आप वहाँ से लड़े, एक मरतबा फिर हारे। लेकिन ये है कि एक ऐसी सरजमीन में जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेना भी मुश्किल था, आपने वहाँ पे जनसंघ के खिलाफ, इनकी जो बेस है इनके खिलाफ वहाँ पे लड़ा। 2 बार इलेक्शन आपने वहाँ पे जीता और एक बार आप 96 से 2002 तक मिनिस्टर भी रहे। मैं बताना चाहूँगा नाजरीन के लिए कि आप फूड एंड ट्रांसपोर्ट और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फूड एंड सप्लाइज़, इन महकमों के आप, पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट, इन सारे महकमों के आप रोटेशन के साथ बीच बीच में आप मिनिस्टर उस वक्त रहे। कश्मीर में आप जगह जगह गए। यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक ऐसी जगह से जो भारतीय जनसंघ का एक गढ़ था, वहाँ से आपने कैसे इलेक्शन जीत लिया 96 का और 2002 का? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, गढ़ जरूर नेशनल उसका भारतीय जनता पार्टी का था, इसका जनसंघ का था जी, मगर लोग हमेशा वहाँ कांग्रेस का एमएलए लाते थे। अच्छा, एमएलए कांग्रेस का लाते थे, लोग जनसंघ थे। एक फर्क है। अब जब मैंने 92-96 यहाँ मरहूम, लेकिन मुलारम जी से पहले जो आए थे ना, वो लोग तो भारतीय जनसंघ के ही लीडर थे, जिनका ना 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 मूलाराम जी आए थे। वो तो 83, नहीं मूलाराम जी 83 में, 87 में भी आए। हाँ 83 और 87। फिर उसके बाद 96 आ गए। जी हाँ, मरहूम बशीर अहमद किचू साहब जनरल सेक्रेटरी थे, जी हाँ, तो मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट था जम्मू सूबा का। जी हाँ, खिचड़ू साहब ने कहा भाई हमें यहाँ पार्टी वाइब्रेंट रहनी चाहिए, पार्टी चलनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में 90 के बाद थोड़ा काफ़ी बिल्कुल लो प्रोफाइल हो गया था। हमने कोशिश की, अपनी एक्टिविटी बढ़ाई, कई जलसे भी किए और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के हम मशहूर हैं कि 94 to 96 उन्होंने कोई गांव नहीं छोड़ा होगा जहाँ फ़ारूक साहब ने गए। जम्मू सूबे की बात करता हूँ। और उस वक्त ये आपका आज का सिस्टम बड़ा अच्छा है, ये मोबाइल पर आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो, अपनी एक्टिविटी भेज सकते हो। उस वक्त नहीं था ना। उस वक्त मुझे याद है जब फ़ारूक साहब 94 के बाद जलसे शुरू किए तो हम एक जगह से न्यूज़ लाने के लिए और दूसरे दिन अखबार उधर पहुँचे, हम देखे अखबार में क्या आया है, हम 3 गाड़ियाँ रखते थे जी, सपोजिंग पुंछ से एक गाड़ी चलेगी वो नौशहरा तक आएगी, नौशहरा से चलेगी वो सुंदरबनी तक आएगी, अच्छा, सुंदरबनी चलेगी वो जम्मू आएगी, फिर जम्मू वाला वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारे प्रेस को। अच्छा, उसको खुद डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। आप खुद बड़े सीनियर साफ़ी हैं, आपको कुछ ज़्यादा पता। जी हाँ, तो 96 के दौरान हमने एक्टिविटी की तो मुझे बशीर किचू साहब ने कहा यार कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढो, जब इलेक्शन होगी इलेक्शन लड़ना। अच्छा, मैंने उस वक्त कहते थे उस वक्त जिंदरा ग्रोटा डिलिमिटेशन में चल रहा था, तो वो बन गई रैपुर दमाना, जी हाँ, तो इधर बन गई मड, ये मड ही थी। जी, तो मुझे पता था इनमें से एक रिजर्व हो जाएगी, अच्छा, जहाँ रैपुर दमाना रिजर्व होगी, जहाँ मड, मार्ट, 2 में से एक। तो मैंने दोनों में काम करना शुरू किया, रायपुर दमाना, मार्ट, मड भी, दोनों में। उस वक्त रैपुर दमाना नाम नहीं था, उस वक्त नाम था जब मैंने शुरू किया, ये तो 96 के दौर में हुई, 96 में हुआ डिलिमिटेशन कंप्लीट। हाँ, उस वक्त अभी डिलिमिटेशन चल रहा था, चल ही रहा था अभी 95 है, लेकिन और मैंने दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों को रखा। ठीक है। बाद में इसका नाम रैपुर दमाना पड़ा। तो अल्टीमेटली मड ओपन हो गई, तो मैं मड से लड़ा, मैं मड से जीता। तो मुझे एक दिन किचू साहब कहने लगा यार आप मड मड कहते हो, तो यहाँ तो बड़ी मुश्किल से कोई 250-300 गुजर वोट है, तो ये प्रोपेगेंडा बड़ा तेज़ करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट अस ट्राई। तो इलेक्शन शुरू हो गई, मैं यहाँ से जीत गया।
मगर कांग्रेस का उस वक्त काफ़ी ग्राफ डाउन था। बीएसपी का भी, बीएसपी थोड़ी कोशिश कर रही थी चढ़ने की, 4 सीटें जीती। 4 सीटें जीती भी थी। तो बीजेपी थोड़ी कोशिश कर रही थी। हाँ, 8 सीट्स उन्होंने भी जीती, मेरे हालांकि आपके हरीफ हारे सब। मेरा जो बराबर मध्य मुकाबला जो था वो बीजेपी का उम्मीदवार था। जी हाँ। एक दफ़ा जीता, हमने काम किया, लोगों की खिदमत की, सेवा की। हम 4 एमएलए जीते थे जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, जी एक बीजेपुर से, एक मठ से, एक नगरोटा से और एक अखनूर से। जी। फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमको बुलाया और बोला देखो भाई, मनी इज़ नो कंसिडरेशन, पीपल शुड नो कि चेंज हुई है। हमने अगर बाकी पार्टियों को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाया है तो ये हमें अच्छा रहा, ये उनको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, दे शुड हैव ए गुड एक्सपीरियंस। पैसे की कोई कंसिडरेशन नहीं। जी। अब आपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करनी हो तो फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम हो फिर नहीं हो सकती। हम जितना कर सकते थे अपनी सकत से भी ज़्यादा किया। उस वक़्त फारूक अब्दुल्ला साहब ने नाबार्ड लाया, नाबार्ड के बड़े काम हुए। जी। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सड़कें थी, ये बॉर्डर है, मड जो है जी हाँ। दैट इज़ ऑन बॉर्डर। तो उनसे भी मैंने रब्ता किया एज एमएलए, एज मिनिस्टर। उनका भी रिस्पांस मुझे बड़ा अच्छा मिला। और अगर आप यकीन करेंगे कि जब मैं मड में जाता था तो मैं अक्सर कुर्ता पजामा पहनता था। गर्मियों में कुर्ता पजामा ही पहनते हैं, सर्दियों में ये सूट साट लगाते। तो पजामा मुंडे पे रखना और वो चप्पल हाथ में पकड़नी, नालों से गुजरना, और क्या कहते हैं कपड़े ऊपर भी गिले उन्हें वो लग जाने, गंदगी लग जाने, मगर हमने हर जगह जाना। आज फारूक अब्दुल्ला साहब की वजह से और इसकी अपने इतना हमने काम किया है कि लास्ट जो बॉर्डर का विलेज है वहाँ की गली कूचे तक सड़क जाती है। जी। और आज बच्चा कोई स्कूल कॉलेज जाता है तो वो अपनी किचन से ही मोटरसाइकिल पे बैठ के आ जाता है। जी। मैं एक छोटी सी बात सुनाऊँ। मैं एक गांव में गया, जीतने के बाद मैं मिनिस्टर बन गया था, तो ऐसे जलसा था, काफ़ी बड़ा जलसा था। अब गांव का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चकराली था या कोई और था। वो सब बातें कर रहे थे। मैंने कहा यार ये सब लोग बैठे, इतनी लेडीज़ आई हैं, कोई ना कोई बोलना चाहिए, किसी हमारी मातृशक्ति से भी कोई बोले। एक बुजुर्ग लेडी आई, उसने कहा, अब डोगरी में बेटा कहना हो तो कहते हैं पुत्रा। जी। उसने कहा पुत्रा मैंने तो अपनी ज़िंदगी निकाल ली, अब मेरी ये जो बहुएं हैं इनको शौक़ है ये गांव में निकल नहीं सकती कभी ऊंची एड़ी वाली जुत्ती लगा के। क्यों? सड़कें थी नहीं, गलियां थी नहीं। अच्छा, सड़कें ही नहीं थी, पाँव टूटता। जी। तो इनके लिए कुछ कर दे, मैं याद करूँगी कि मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली। मैंने कोई बात नहीं। तो आज मुझे इस बात का बड़ा महसूस होता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में उस वक़्त हमने काफ़ी डेवलपमेंटल काम किए और यहाँ तक कि हर सेकेंडरी स्कूल 3-4 बना दिए, जी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया। 2002 में इलेक्शन लड़ा तो मैं जीत गया। हाँ। जो मेरे साथ मंत्री थे उस वक्त जम्मू से जितने भी बने थे वो सब हार गए। जी, सही बात। उसके बाद हमने 2002 में इलेक्शन हारी, जीती। आपने मैंने जीती, पार्टी ने हारी। पार्टी ने हारी, गवर्नमेंट चली गई। जी। मुझे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बना दिया गया। जी। और उमर अब्दुल्ला साहब प्रेसिडेंट थे। उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में मैंने कोई तकरीबन
7-8 साल प्रेसिडेंटशिप की। और उमर अब्दुल्ला साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भी जम्मू सूबे का कोई गांव छोड़ा नहीं, जहाँ गए नहीं। नहीं। बड़े टूर करने हमने, ये बसोली का एरिया, चनाब वैली का एरिया, पीर पंचाल का एरिया, गुल गुलाबगढ़, कहाँ नहीं गए हम। उमर अब्दुल्ला साहब ने काफ़ी दौड़ लगाई। उसके बाद जब इलेक्शन हुई, गवर्नमेंट आ गई। आठ में यहाँ मम्मम बोले का बड़ा शोर चला, लैंड रो जो बना, जी, अमरनाथ लैंड रो 2008 में। 2008 में। जी हाँ। उसमें तो लोग बिल्कुल ही जज्बात की राह में बह इस बात में बह गए थे। जी। मगर मैं अपने साथियों का मशकूर हूँ और अपने जो हमारे उस वक्त के जो यहाँ लोकल जम्मू सूबा के लीडर थे उनका मशकूर हूँ। उनके नाम भी मैं ले सकता हूँ। उसमें सरदार हरवंश सिंह साहब थे, ये अपने रतनलाल गुप्ता जी थे, अपने रशपाल सिंह जी थे, कश्मीर सिंह जी थे, त्रिलोचन सिंह वजीर, त्रिलोचन वजीर थे, मतलब जितने भी ये थे, इन सब ने ये अपने उस वक्त तालिब हुसैन भी हमारे साथ थे, चौधरी तालिब हुसैन, जी, मिर्जा रशीद साहब थे, और जितने भी उस वक्त के सीनियर लीडर थे, जी, बाहर नारे लग रहे होते थे, शोर पड़ा होता था। जी। हम यहाँ मीटिंग करते थे शेर कश्मीर भवन। शेर कश्मीर में, टू स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म। जी, हमारा प्रश्न नोट यही जाता था कि इस वक्त मौका है कि हमें अपना जो ट्रेडिशनल सेक्युलरिज्म की बात है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, सेक्युलरिज्म स्ट्रेंथन करना चाहिए। जिस वक्त नारे लग रहे थे देश के गद्दारों को, वो उधर लगते थे, और हम जो इधर अपना ये काम तो कोई खौफ नहीं लगता था आप लोगों को? खौफ नहीं लगता था, नहीं लगता था, लोग सारे एक साइड पे थे? नहीं लगता था। और इन्होंने प्रेस जो है, मैं इसका मशकूर भी हूँ, और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि प्रेस थोड़ी कंजूसी करती थी कि हमको इतनी सी स्पेस जरूर मिलती थी। जी, हमारी मीटिंग को थोड़ी सी स्पेस में, इतनी सी, ज़्यादा नहीं, मगर उस वक्त हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, जो माहौल था। जी, तो खैर हमने उस माहौल का भी सामना किया, और 9 में इलेक्शन हो गई, 8 में इलेक्शन हो गई। जी, जब इलेक्शन होनी थी तो यहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आए श्रीनगर। जी हाँ। हम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिले। जब मिले तो बड़ी दफ़ा उस वक्त ये था कि अभी माहौल गर्म है, थोड़ा इंतज़ार करो। उसी दिन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब मनमोहन सिंह साहब से मिले,
तो उन्होंने कहा नहीं कराओ इलेक्शन, कोई बात नहीं। मतलब आपको फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को सैल्यूट करना चाहिए कि जब इधर कम्युनल वो माहौल बना था, इन्होंने उसको जाके इलेक्शन कराई तो उससे माहौल शांत हुआ। जी। ये बड़ी बात है, दूर की सोच की बात है। 96 से 2002 तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए सबके साथ हमने मीटिंग की और हम उस वक़्त इंसिस्ट करते थे कि जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। जी। वाजपेयी साहब से भी मिले, मनमोहन सिंह साहब से मिले, बस यही दो ही थे शायद। नशीं कामर का डेलीगेशन मिलता था, वो सबको मिलते थे जी। हम उनको यही कहते थे कि साहब हमें वो दे दीजिए अपने ऑटोनॉमी, जो उन्हें बाद में मुस्तरद कर दिया। रेजोल्यूशन भी हमने लाया और पहले उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर कमेटी बनी, हमारी तरफ से मोहिउद्दीन शाह साहब थे और बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली थे। जी। दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। तो 2002 और अपने 2008 के बाद गवर्नमेंट बन गई, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। जी। और मुझे आज भी याद है जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर डिजिग्नेट हुए, अभी हल्फ ने लिया था, श्रीनगर से जम्मू आए। जी। हमने उनको जुलूस की शक्ल में वहाँ से लाया, एयरपोर्ट से। जी हाँ। तो यहाँ उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा माहौल ऐसा बन गया था, मुझे लगता था ये मौका कभी तकरीर का मुझे नहीं मिलेगा, ये हमको यहाँ वो जंजघर बनाना पड़ेगा। जंजघर हो गया कि जैसे ये बैंक्वेट होते हैं शादियों के लिए, जी हाँ बिल्कुल, ये उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ तो बड़ा मुश्किल होगा। अब ये जो 2002 के 8 में जो बना, गवर्नमेंट बनी जब, तो 6 साल गवर्नमेंट चली, इसमें मैं MLC बना, 12 में शायद मैं मिनिस्टर बना। हम ज़रा से पीछे जाएंगे, पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये तो हमने बता दिया कि आपने यू आर सेलिंग अगेंस्ट द विंड, क्योंकि जम्मू शहर से या जम्मू कठुआ उधमपुर सांबा यहाँ से इलेक्शन लड़ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे, ये बिल्कुल इट वाज सेलिंग अगेंस्ट द विंड, जैसे कि कश्मीर में कोई बीजेपी के लिए लड़ेगा, इस तरह की बात है। लेकिन कश्मीर में भी जो हालात थे वो भी साजगार नहीं थे। दोनों जगह से ऐसा था कि 96 में मुझे याद है जब आप मिनिस्टर बने तो उन दिनों जो लोग आजकल सरकार में हैं और बड़े लच्छेदार तकरीरें करते हैं, वो उन दिनों उनका नाम निशान भी कहीं नहीं था। बहुत सारे लोग इसमें पॉलिटिक्स में थे ही नहीं। तो आप लोग देखिए, मैं आपको जगह जगह जाते थे, 96 इस तरह से लोग आपको 96 की मैं बात एक्सेप्ट करते थे। 96 में बात सुनाऊँ, जब 96 में बने बड़ा खौफ का माहौल था जी। हम सेक्रेटरीट जाते थे, फिर दोपहर को लंच करने जाना। उस वक़्त हम अभी रहते थे, अभी मकान नहीं मिला था हमको, क्वार्टर नहीं मिला था। हाँ, ये जो गेस्ट हाउस था सर्किट हाउस के पास, सर, इसके साथ MLA हॉस्टल के साथ, अच्छा, जो बाद में वो बना, मिनिस्टर रहते रहे। जी हाँ, मोहिउद्दीन शाह साहब, 5 मौलाना आज़ाद रोड। जी जी। हम उसमें रहते थे। तो मेरे पास एक दिन IG सिक्योरिटी आए, जी। विजय रमन, वो बाहर के थे। जी हाँ। मुझे कहने लगे जनाब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि मेहरबानी करके ऐसा मत करिए, आप बार बार बाज़ार क्रॉस करते हैं तो कोई मुश्किल बन जाएगी, हमारे लिए मुश्किल होगा। तो मैं आपको अपनी गाड़ी लगाऊंगा जो आपका खाना घर से लाएगी। तो मैंने कहा यार देखो, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, यहाँ कमरे में 20 आदमी बैठे होते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता मैं 20 आदमी के सामने कहूँ यार मैं अंदर चला खाना खाने, आप बैठो। मैंने कहा मैंने वो कल्चर देखा नहीं ना सीखा है। जी। तो मैं खाना खाने जाऊंगा, आप घबराओ नहीं, कोई ठीक ही रहेगा, सारा परमात्मा हमारे साथ है। खैर वो चले गए। उसके बाद हम मिनिस्टर लोग भी आपस में
शाम को गपशप मारें, एक दूसरे के घर जाना आना वो करते थे। मगर फील्ड में जहाँ तक जाने की तल्लक है उसमें मैंने कभी गुरेज नहीं किया, कभी कमी नहीं की। सबसे पहले आप भी साथ थे, हम गए शुपैया जी फ्रूट ग्रोअर्स के साथ मीटिंग की। जी जब फ्रूट ग्रोअर्स के साथ मीटिंग की तो वहाँ उसी दिन मूवमेंट भी हुई थी। मुझे याद है, ये जम्मू के ही हैं मदन लाल जी, वो एडिशन डीजी रिटायर हुए, ये DIG थे, इस वक्त DIG थे वहाँ साउथ कश्मीर के यहाँ। साउथ में। जी तो ये जब हम मीटिंग कर रहे थे, ये कहीं बाहर ही थे, तो इतने में आए, मुझे कहना जनाब आप बड़ा हो गया उठो। तो मतलब वर्चुअली इसने मुझे कहा अब इधर बैठने का वक्त नहीं, हम चले गए। वच्ची में जवार साहब हमारा MLA होता था, बेचारा इस दुनिया में नहीं है, परमात्मा उसको भी जन्नत नसीब करे। अब्दुल जब्बार मीर। अब्दुल जब्बार मीर। तो मुझे वो ले गए, हम गए उधर। तो मैंने जाना था जम्मू उस दिन। जी मुझे याद है इधर गांधीनगर ग्राउंड में एक मेला था हैंडीक्राफ्ट का, पूरे नेशनल लेवल का, उसका मैंने उद्घाटन करना था। तो इसलिए मैं उस मीटिंग में तकरीर करके तो भाग रहा। तो मुझे किसी ने कहा जी ये शॉर्टकट रास्ता है, तो मैं शॉर्टकट रास्ते आ गया। तो वो ऐसे लगता था हम जंगल में आ गए, कोई मतलब आउटलेट कोई नहीं था, बाहर जाने का रास्ता नहीं था। जी थोड़ी दूर आए, कोई 10-20 किलोमीटर, मेरी गाड़ी चलती चलती बंद हो गई। जब बंद हो गई तो मैंने उसको ड्राइवर को कहा, भाई मैंने कहा भाई ये करना है, तो उसने कहा जनाब ये अभी ठीक नहीं होगी, आप एक स्कॉट इधर छोड़ दो, आप स्कॉट वाली गाड़ी में चले जाओ। 2 स्कॉट थे मेरे। जी तो खैर इतने में अफसर भी थे मेरे साथ, तो मैं किसी अफसर की गाड़ी में बैठा। ये यहाँ जैनपुर एरिया में होता। हाँ उसी जी हाँ। उधर से आए तो बड़ी मुश्किल से रास्ता मिल रहा था, बाहर निकलने का रास्ता मिले, कोई सड़क नज़र आए, जी वो कच्ची सड़क थी। खैर हम आए, एयरपोर्ट में पहुंच गया टाइम से और बुक किया। हम 95 में श्रीनगर थे, कपवाड़ा में SSP जम्मू के थे बख्शी और DC थे BR शर्मा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आप लोग जाओ वहाँ चक्कर लगा के आओ, देखो माहौल क्या है। ये को मैं और सरदार बंस सिंह हम चले गए कपवाड़ा। जी उस वक्त आई वैली थे एडिशनल DG CID। तो इन्होंने हमको गाड़ी दी, फिर एक फॉलो कार दी, कोई 4 स्कॉट दिए, तो हम कपवाड़ा चले गए। खैर उनको मैसेज मुझे गया होगा, जब हम कपवाड़ा पहुंचे तो ये हैरान हो रहे थे हमारे अफसर, भाई ये कैसे आ गए। मैंने इनको कहा हम अपने लोगों से भी मिलेंगे, तो
कोई और मिलना चाहे उसको मिलेंगे। एसपी डीसी साहब मुझे कहने लगे, जनाब एक बात है। मैं क्या? आपके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं उनको इतने लोगों को हमारी नज़र में है, मगर अगर वो मुलाकात हुई तो हालात ऐसे हैं कि कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो हम वहाँ चलते हैं। डीसी साहब कहने लगे मेरे चलते हैं घर में, वहाँ जाके खाना खुना खाएंगे और अफसर सारे बुला लेंगे वहाँ, ही आर्मी वाले भी, पुलिस वाले जो भी थे सारे। तो हम उधर बैठे डीसी साहब के घर, खाना खाया। बड़ा अच्छा, मुझे आज भी याद है, बड़ा लैविश खाना था, क्योंकि डीसी साहब की माता जी भी उधर थी। शी वॉज वेरी हैप्पी कि जम्मू से कोई आया जी। उन्होंने बड़ा खाना अच्छा खिलाया। उसके बाद ये मैंने पुरानी बताई बात जी। जब 96 के दौर में मैं कई दफ़ा मतीगौरन गया। दैट वाज लास्ट विलेज ऑफ द कश्मीर रीजन, जिसका था फूड के मिनिस्टर। फूड मिनिस्टर जी। वहाँ हमारा होता था वो फूड स्टोर होता था जो हेड लोड जहाँ हेड लोड से जाता मड़वा वार्ड बंद, पहाड़ी के ऊपर से, मड़वा वार्ड बन वगैरह, उसमें बाद में एक बड़ा स्कैंडल भी बन गया। वो चलता था उधर। जी हाँ। तो उधर से हम आए तो उधर जाते थे मतीगौरन तक। ज़्यादा नहीं तो मैं अपनी इस मिनिस्ट्री के दौरान कोई 20 दफ़ा गया हूँ, तो 10 दफ़ा गया हूँगा जहाज़ पे, हेलीकॉप्टर पे, और 10 दफ़ा बाई रोड। बाई रोड में जाते थे, ज़्यादा ऐसे लगता था ऐसे किसी, वो कहते हैं ना, टनल में जा रहे हैं, जैसे बिल्कुल अंदर अंदर ही जा रहे हैं, अंदर अंदर ही, ऐसा वो सिस्टम था। जी हाँ। कुकरनाग से आगे जाना। खैर एक दफ़ा हम गुरेज गए। गुरेज गए तो वहाँ गुलाम हसन डीसी थे जी। बारामूला के, वो मेरे वो भी रहे थे, डायरेक्टर फूड भी रहे थे। उन्होंने कहा जनाब आओ, तो मैंने कहा फिर उधर हमें करेंगे मीटिंग ऑफिसर्स मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। उन्होंने कहा ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स मीटिंग बुलाई गुरेज में। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन सुबह मीटिंग की, तो वहाँ लोग कहने लगे जनाब मीटिंग जो है ये बाहर लाउड स्पीकर लगे होने चाहिए, हमें सुनाई दे क्या डिस्कस हुआ। जी। तो उनकी बात सुन के हमने कहा ठीक है, बाकायदा बाहर लाउड स्पीकर लगवाए और हमने वो किया। जब वापस आ रहे थे तो फिर संग्रामा में जब पहुँचे ही तो फायरिंग शुरू हो गई। जी। अब मेरे स्क्वाड के लड़के थे, वो कुछ थोड़े ज़्यादा ही ट्रेंड लगते थे, तो उन्होंने फायरिंग की, तो उससे हम निकल आए। मैं घर पहुंचा तो मुझे रात को डायरेक्टर जनरल पुलिस का फ़ोन आया, जनाब क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। कश्मीर का कोई इलाका उस दौरान मैंने छोड़ा नहीं, यहाँ नहीं गया। इस वक्त खौफ का एक माहौल था, कई लोग लेजिस्लेटर्स, एमएलएज, एमएलसीज मारे गए। हाँ। इसके बाद जब आप आए भी, मिनिस्टर भी बने, वापस जब आए सरकार बनी आपकी, तो उसके बाद भी गुलाम हसन भट्ट 98 में, और इसी 98 में अब्दुल अहद कार जो एमएलए लंगेट से मुंतखब हुए थे वो मारे गए, और बाद में 2002 में मुश्ताक अहमद लोन जो लॉ मिनिस्टर उस वक्त थे। ये एक खौफ का माहौल वहाँ पे था जो अब इस वक्त नहीं है, ये अब ख़त्म हो चुका है वहाँ पे कश्मीर में। आज की तारीख में आपने देखा कि मैसिव पार्टिसिपेशन इलेक्शन का अभी हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्वीप कर लिया आपके वहाँ कश्मीर में। अब वो सूरत हाल वहाँ पे नहीं है। लेकिन जम्मू की तरफ जब हम नज़र डालते हैं तो आपने जिक्र किया यहाँ पे डेवलपमेंट का, आपने कहा कि कोई जगह हमने नहीं छोड़ी जहाँ पे हम नहीं गए, डेवलपमेंट नहीं दिया, और इसकी वजह से यहाँ सीट्स भी जीतते थे। शायद शेख साहब की वजह से 1977 में 7 सीट्स जम्मू से जीती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसके बाद जो सीट्स यहाँ पे जीती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, तो देखिए 77 में भी सीटें जो थी, खासकर चनाब और ये तिरपन ले रहे, तकरीबन हमने सीटें जीती थी। जी हाँ। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब 83 में इलेक्शन करवाई पहली, जी, तो उसमें जम्मू से भी आई और फिर चनाब से भी आई, उधर से आई, रियासी से एक सीट आई। जी हाँ।
जी 83 में। जी। उसके बाद 87 में कार्ड हुआ, जगजीवन लाल। 87 में कार्ड हुआ। फिर 96 में जब नेशनल कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़ी जी तो जम्मू के हम 4 MLA बने। जी हाँ। और फारूक अब्दुल्ला साहब का दिल देखो, यहाँ लोग खामखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो करते हैं, इम्तियाज़ करते हैं कि कश्मीर जम्मू में इम्तियाज़ होता है। जी 4 हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट के MLA बने, जी हाँ 8 मिनिस्टर बने एग्जैक्टली। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के। अब मेरा सवाल, मैं इसी की तरफ आना चाहता था कि एक वक्त ऐसा था कि जहाँ पे जम्मू से पर्टिकुलर हिंदूज बनते थे और ये सिलसिला जारी था। अभी लास्ट टाइम भी नगरोटा और बिश्ना से आपके 2014 में 2 MLAs दोनों हिंदूज थे, लेकिन इस बार ये हुआ कि एक रामबन से और एक सुरेंद्र जी वहाँ से नौशहरा से, ये 2 लोग। इसकी क्या वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा शुरू से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, एक सेक्युलर पार्टी, बार बार यही नारा, कश्मीर में भी कम्युनल नारा कोई उन्होंने नहीं दिया, जम्मू में भी ये। तो 2008 के बाद ये पोलराइजेशन क्यों होगी जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए देखो मैंने आपको कोई सीट जीतना मुश्किल हो गया? पहले बताया कि 2008 में जब वो आया बम बम बोले का सिलसिला, तो उस वक्त उससे काफ़ी पोलराइजेशन हो गई, उससे पोलराइजेशन काफ़ी पोलराइजेशन हो गई। जी और उसके असर में बड़े लोग हम हार गए। मगर जब आया सिलसिला उसके बाद पोलराइजेशन और ज़्यादा डीप हो गई, और भी डीप हो गई 14 में जी। और ज़्यादा डीप हो गई। तो आप ये समझते हैं कि 2008 वाला 2014 वाला आपका इलेक्शन जो हारा, और अभी भी यही वाला भी तीसरा भी 2014 बिल्कुल यही थी, तो यही पोलराइजेशन? बिल्कुल यही पोलराइजेशन थी। अगर ये पोलराइजेशन नहीं होती तो इलेक्शन बड़े अच्छे ढंग से होती, मगर इतनी डीप पोलराइजेशन हो गई कि अब बात ये है, अब बीजेपी गवर्नमेंट बनी 14 में। जी कश्मीर की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बड़े ऐसे ऐसे उन्होंने नारे दिए जो लोगों के, जिसमें लोगों को फ़ायदा हो सकता था, उन नारों पे अमल कोई नहीं किया। 2014 में जो उन्होंने नारा दिया, मसलन 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को 1 साल की, 5 साल में 10 करोड़ बनती, 15 लाख रुपया माफ़ करेंगे, ये मोटी मोटी बातें सुनाता हूँ आपको, किसान की आमदनी दूरी करेंगे, ये कुछ बातें थी, वो कुछ नहीं कर पाए। अब उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी, उन्होंने कहा भाई कैसे हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, देश खतरे में। हमारा इतना बड़ा देश है, महान देश है, इस देश को कोई खतरा नहीं हो सकता। यही देश है जिसका सेकुलर कैरेक्टर जो है महात्मा गांधी ने अगर उस वक़्त नींव रखी थी, आज भी उसी नींव पे चल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं जो अभी ये इलेक्शन हुआ, इसमें हम भी 43 सीट्स जो इनका गढ़ था भारतीय जनता पार्टी के यूपी में, वहाँ उन्होंने हारी। जम्मू में इतना पोलराइजेशन क्यों है कि जम्मू के देखिए सारे लोग जम्मू डोगरा हॉट, देखिए एक साइड, मैं आपको बात बताऊं कि कश्मीर में वो अपने पार्लियामेंट में कैंडिडेट भी नहीं खड़े कर सके जी। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, असम्बली में भी नहीं खड़े कर किए, बड़े थोड़े से किए। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर अलायंस भी किया तो कैंडिडेट हर जगह खड़े हुए। जम्मू में मैं खड़ा हुआ, जम्मू नॉर्थ से तकरीबन 20,000 वोट लिया है। और वो जो मेरा जम्मू नॉर्थ के एरिए में आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी सिटी की है, फिर भी लोगों ने वोट दिया। जीत हार एक तरफ है, मगर 20,000 वोट जो है कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे एरिए से जहाँ मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम है, यहाँ में भी जब मैं खड़ा होने लगा, मुझे कोई कहे जनाब आप इधर से लड़ो ईस्ट से, कोई कहे नगरोटा से लड़ो, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। मैंने कहा मैंने लड़ना ऐसी जगह जहाँ बराबर सिलसिला हो, जहाँ हम सेकुलरिज्म की सही बात कर सकें, किसी एक कम्युनिटी के वोट पर डिपेंड नहीं हो। ऐसा ही हुआ। मैंने आपके बहुत करीबी साथी थे 2002 से कम
शायद 2000 से ही, देवेंद्र सिंह राणा जो चले गए, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब जो चले गए अब बीजेपी में हैं, और राणा साहब ने अब इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे, तो 30,000 वोटों से उन्होंने नगरोटा से जीता। लेकिन बिश्ना वाली सीट जो 2014 में आपने जीती थी, वहाँ पे लूज़ कर रही है टुवर्ड्स कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राउंड उधर की तरफ। तो क्या हम एसेंशियली मानेंगे कि ये कम्युनल पोलराइजेशन है, ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं अंदर से? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी जमात है, यहाँ लीडरशिप की पूरी कमांड है, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब की पूरी कमांड है, और यहाँ जो उस किस्म की बिकरिंग नहीं है जैसे आप बाकी पार्टियों में देखते हैं। कम्युनल डिवाइड बड़ा था, इसलिए मैं समझता हूँ कि हम वहाँ हारे हैं। अब देखिए ना, देवेंद्र सिंह राणा जी आज हमारे साथ नहीं हैं, हमें उस बात का दुख है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। हमारा अजीज़ था, बच्चा था हमारा, मगर उसने इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे भी जीती वहाँ 2014 में। 2014 में जी हाँ, नगरोटा से। जी। इसी तरह 8 का भी ना, एक ही MLC बने ना जी, 14 में जीते। तो इसी तरह ये जो इलेक्शन है, पोलराइजेशन जो बीजेपी करती है, जी, मैं तो बीजेपी को आपके इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि आप जो इलेक्शन लड़ते हो अपनी अचीवमेंट पे लड़ो ना। बड़ा अच्छा कहो हमने इतने करोड़ों नौकरियां दे दी जम्मू कश्मीर के लोगों को, कहो आपने इतनी वो दे दी लोगों को, अपने महंगाई दूर कर दी, कहो लोगों को, किसानों को हमने इतना कर दिया, कहो कि बेघर लोगों को इतने मकान दे दिए। कहने को आप बड़ा कुछ कहते हो, नारे ऐसे ऐसे देते हो कि शायद नारे सुन के आदमी पागल हो जाए। यहाँ हर घर जल तो हर घर नल, तो वो कोई सिलसिला ही नहीं है। नल लग रहा है, जल है नहीं। लेकिन इतनी डेवलपमेंट तो आई, खासतौर से 2014 के बाद जम्मू में फ्लाईओवर्स, हाईवेज, रेलवे, ये इसका अगर फ्लाईओवर से ही सब कुछ बनता है तो फ्लाईओवर तो पहले भी बना। 1996 के दौर में भी बना फ्लाईओवर। एक छोटा सा फ्लाईओवर बना था। नहीं सुनो, वो भी उस वक्त भी बना जी। मगर आपको सबसे बड़े इन चीज़ों से एक है कि आपको इकोनॉमी की तरफ भी देखना है कि रोज़गार भी लोगों को मिले। अगर ये सड़कें बन रही हैं, आप जाओ एक रिपोर्ट तैयार करो, मुझे कहोगे मैं आपकी उसमें मदद करूँगा। मुझे बताओ कि आप कितने नौजवानों को कोई रोज़गार दे रहे हो। अगर आप करते हो इतने नौजवानों को रोज़गार दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि बिल्कुल ठीक है। ये काम इधर हो, बाहर से आके लोग काम करें, हमारे नौजवानों को कुछ नहीं मिले, तो आप क्या समझते उससे क्या होगा? बदज़नी होगी। आप मुझे रेत, कंकर, वो अपने क्या कहते हैं बजरी, पत्थर मुझे नहीं निकालने देते, बाहर से लोगों को कहते निकाल लो। आप ठेके सारे बाहर के लोगों को देते हो। तो ये सारी बातें जो हैं, इस पे जम्मू के जो ट्रेडर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये सारे लोग तो खामोश हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल नारा ही ऐसा आता है कि जिसमें ये सब लोग भूल जाते हैं। जी। उनको कहेंगे हिंदू खतरे में, उनको कहेंगे देश खतरे में है। जब इलेक्शन हो जाती है, रिजल्ट निकल जाता है, गवर्नमेंट बन जाती है, फिर उनको आता है समझ आता है किया क्या। तो आप ये बता रहे हैं कि अब ये लोग किया क्या बीजेपी को रोज करो मजा। आज सुबह कुछ लोग आए थे वगैरह, साहब हमें स्मार्ट मीटर लगे। जी। हमारा वायदा था लोगों के साथ कि हम आपको, यहाँ इन्होंने पानी के मीटर भी खरीद के रखे। अच्छा। हमारा वायदा था कोई पानी का टैक्स नहीं लगेगा, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, और ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं हम लोग इनको नहर में फेंक देंगे। आज मुझे कह रहे थे ना यार क्या फेंके हैं, उस कम्युनल उस प्रोपेगेंडे में आपने तो हमको ही फेंक दिया। तो लिहाजा
लोग जैसे कहते हैं दरबार मूव से कितना नुकसान हुआ। जब से उमर अब्दुल्ला साहब ने सरकार संभाली है, उनको हर जगह डिमांड आती है कि दरबार मूव चालू करना चाहिए। उन्होंने 2-4 दफ़ा बयानात भी दिए। तो ये वो जो एक हवा चलती है, आंधी चलती है कम्युनलिज्म के नाम की, उसमें लोग बह जाते हैं। तो ये जो अभी उमर साहब ने खिताब भी किया उनके जलसे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो आप समझते हैं कि ये मुश्तरका एक कलेक्टिव डिमांड है जम्मू के लोगों की, जम्मू की सिविल सोसाइटी को, कि दरबार मूव बहाल होना चाहिए? उमर अब्दुल्ला साहब ने सिविल सोसाइटी की भी एक मीटिंग की जी, उसमें खुशकिस्मती से मैं भी था। तो वहाँ भी हमने उनको कहा, तो उन्होंने वहाँ अपने जो तकरीर की उसमें कहा कि हम जम्मू को दरबार मूव दोबारा लागू करेंगे, जम्मू कश्मीर का रेस्टोर करेंगे। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी उधर मीटिंग की, उनको भी कहा। मतलब उमर अब्दुल्ला साहब ने वहाँ कोशिश की हर इशू को टच करने की। इसमें आपके जो सिविल सोसाइटी मीटिंग में जी, आप देखिए कि ट्रेन जा रही है श्रीनगर, मुबारक की बात है, बड़ी खुशी की बात है। टूरिस्ट को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, थोड़ा सफ़र सस्ता भी होगा, थोड़ा सफ़र कम भी होगा। मगर सबसे जो सीरियस कंसर्न की बात है, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। उन्होंने परसों भी किसी तकरीर में कहा, जब ये रेलवे डिवीज़न बनने की बात है, उस तकरीर में भी कहा 6 जनवरी को ये बन रहा है, मगर जम्मू जो है इट इज़ गोइंग टू बिकम पठानकोट। जी, फिर पठानकोट के लफ्ज़ से आपको समझ नहीं आई मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पहले ट्रेन जो थी पठानकोट तक थी। हम यहाँ से पठानकोट जाते थे ट्रेन बैठने के लिए, हिमाचल वाले पठानकोट आते थे, पंजाब वाले पठानकोट आते थे। आज ये हो गया कि वहाँ दाएं बाएं सब ट्रेनें बन गई जी, अपने रेल पटरियाँ बन गई, तो पठानकोट बाईपास हो गया, पठानकोट डेजर्ट हो गया। डेजर्ट हो गई। लेकिन उमर साहब ने ये वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं लाया। उन्होंने कहा कि इससे डरना नहीं चाहिए, ये सिलसिला जारी रहे। मेरे सुनिए, जी, अब हमने उमर साहब से गुजारिश की है, वो चीफ मिनिस्टर हैं और उनका विजन बड़ा है। हमने कहा जनाब आप कोई इकनॉमिक एक्टिविटी जम्मू में बढ़े, उसके लिए सरकार को एक कदम उठाए, जी, ताकि अगर कोई वैष्णो देवी जाए या कश्मीर जाए, लेकिन इसका फ़ायदा जम्मू को भी मिलना चाहिए। वो सोचे कि मुझे जम्मू भी ज़रूर जाना, फलां चीज़ देखने जाना। जी, इसके लिए काम करना ज़रूरी है। तो क्या करें इसके लिए? अब गवर्नमेंट क्या करती है? अगर गवर्नमेंट हमें भी कहेगी जी आप भी बताओ क्या करना, हम भी बताएंगे उसको। अभी सरकार बन चुकी है आपकी, 2024 में आपने अक्सरियत हासिल कर ली, 42 सीटें, फिर कांग्रेस की भी 6, फिर 6 में से 5 इंडिपेंडेंट्स भी आ गए, लेकिन अभी तक इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर से जब हम पूछते हैं, वो कहते हैं अभी तक रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने हैं, इख्तियारात अभी हमारे पास नहीं हैं। कन्फ्यूजन भी कुछ लग रहा है, कभी पता नहीं चलता है कि एलजी के पास क्या इख्तियारात हैं, चीफ मिनिस्टर के पास क्या है। इस बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की। जम्मू कश्मीर का एक्सेशन देश के साथ हुआ, बहुत बड़े देश के साथ, जी, और हम खुशकिस्मत हैं कि इतने बड़े देश के वासी हैं। मगर आपने देखा कि बीजेपी ने इतनी बड़ी रियासत, स्ट्रेटजिकली इतना इम्पोर्टेंस, उस रियासत के 2 टोटे कर दिए। और यहाँ तक नहीं, उनको जिसको कहते हैं ना दिल नहीं भरा, उन्होंने यूटी भी बना दी। अब ये मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर महाराजा साहब की एक रियासत थी, जिसमें महाराजा का विजन देखिए कि 1927 में उन्होंने परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का एक इंट्रोड्यूस किया, स्टेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। यहाँ इन्होंने महाराजा साहब के बर्थडे पर छुट्टी दी, जी,
मुबारक की बात है, हम भी चाहते हैं हो गई छुट्टी, ठीक है, खुशी की बात है। पर उसका जो विजन था उसको आपने क्रश कर दिया। शायद वो इंसाफ नहीं है महाराजा साहब के साथ भी। महाराजा साहब ने कहा यहाँ लोग गरीब हैं, लोगों को पैसे मतलब लोग की उनकी इतनी कमाई नहीं है, यहाँ की ज़मीनें बाहर के लोग ले जाएंगे, नौकरियाँ ले जाएंगे, हमारे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, तो लिहाजा ये एक बैन लगाओ। आपने बैन उठा दिया। आज यहाँ आप देखो छोटे छोटे मुलाजमों में भी बाहर के लोग आए हैं, आगे नहीं आते थे। अब यहाँ जब 370 हटा, लोगों ने ढोल बजाए, मिठाइयाँ बांटी, उस वक्त हमने सोचा कि शायद यार हम गलत हैं, हम अपनी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम 370 और इसकी बात करते हैं, अपने 35 की बात करते हैं, शायद हम गलत थे, ये लोग ठीक हैं, तो चलो वक्त बताएगा। तो वक्त ने ज़्यादा टाइम नहीं मांगा, उस वक्त ने 5 साल में बता दिया हम कहाँ खड़े हैं। आज लोग यहाँ अपनी नौकरियों के लिए परेशान हैं, ज़मीनों के लिए परेशान हैं। बाहर से लोग ज़मीन, आप देखो नई नई गाड़ियाँ देखोगे, ज़मीनें देखने आ रही हैं कि हमने कौन सी ज़मीन लेनी है। इस किस्म का वातावरण है, तो लोग बड़े परेशान हैं इन बातों से। मगर जब ये आपने यूटी का स्टेट आपने छीन ली, वायदा किया था, पार्लियामेंट में वायदा हुआ था, पार्लियामेंट को तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है उसकी, बड़ी उसको हम मानते हैं कि जमहूरियत का सबसे बड़ा मंदिर है वो। वहाँ आपने कहा कि हमको पहले करना है डिलिमिटेशन, ठीक है आपने किया, फिर इलेक्शन, ठीक है वो भी की, फिर स्टेटहुड। अब क्या इतनी वो है। हम तो उमर अब्दुल्ला साहब के मशहूर हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो में 2 चीज़ें जो पहले लिखी थी उन्होंने दोनों कर दी। ठीक, पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड की बात की, और पहले सेशन में असेंबली सेशन में अपनी रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करो, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो ऑब्वियसली 370 और 35 की बात है। जी, यहाँ नौजवान बच्चे जम्मू कश्मीर में कहते थे हमारी एज रिलैक्स करो क्योंकि हमारी एज ओवर हो गई, कहीं कोरोना हुआ, कुछ हुआ, किसी ने नहीं सुनी। 10 साल किसी ने नहीं किया। अब सवाल यही है ना कि अब आपकी सरकार, उमर साहब ने, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, उमर साहब ने फौरी तौर पे किया, उन्होंने इंतजार नहीं किया। मतलब ये रेजोल्यूशन किया, ये बता दिया करना चाहिए, लेकिन इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना अभी तक। ये किया ना, ये रेजोल्यूशन थोड़ा किया, एज रिलैक्स कर दी, लोग अपीयर हुए उस एज रिलैक्सेशन के मुताबिक। आपका स्कूल का पढ़ाई का जो सिलसिला था उसमें था ना, आपने कहा कि विंटर सेशन और समर सेशन का था जी, सर्दियों में बच्चों को मुश्किल होती है बर्फ़ में पढ़ने जाना, वो भी कर दिया, सेटराइट कर दिया। मतलब जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अब बड़ी बातें जो हैं रेजोल्यूशन डालने पड़ते हैं, कुछ इख्तियार जो होते हैं स्टेटहुड में, मैं मिनिस्टर रहा हूँ स्टेट में जी, तो हमारे इख्तियार हमें पता क्या इख्तियार थे। आज तो इख्तियारों की भी वो कशमकश है। इख्तियारात अभी फ्रीज हैं, फ्रोजन हैं। उसमें वो कहते हैं ना बिजनेस रूल जो हैं हम बना रहे हैं, बिजनेस रूल लाएंगे, तो बिजनेस रूल आएंगे क्लियर हो ठीक जाएगा। है, मगर फिर भी मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने रेजोल्यूशन लाया स्टेटहुड का, और ऐसे नहीं भेजा, ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए, उनको गुजारिश की कि ये लोगों के जज्बात और एहसासात की बात है और आपका वायदा है पार्लियामेंट में, इसको पूरा करिए, स्टेटहुड दीजिए। तो आपके हिसाब से ये बाल अब मरकज़ी सरकार के कोर्ट में है? बिल्कुल उनकी कोर्ट में। अब हम ये जानना चाहेंगे, आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में शुरू में कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जिसमें कोई इख्तिलाफात नहीं हैं, एक जमहूरी माहौल बेशक है लेकिन इख्तिलाफात नहीं हैं, कोई शिगाफ नहीं है,
लेकिन कुछ दिनों से हमने देखा है कि आपके जो सेंट्रल कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैदुल्लाह साहब हैं, तो वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि इनके इख्तिलाफात हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ। तो ऐसा एक इम्प्रेशन बन रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये कहा, अपने इंटरव्यू में भी ये कहा करण थापर जी को, कि चीफ मिनिस्टर को उन एस्पिरेशन से दूर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वो लोगों के, जो कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशन हैं उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। ये क्या माजरा है, ये क्यों इसमें लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आती कि उनके एस्पायरेशन से दूर वो कैसे कह रहे हैं जाते हैं। हालांकि हरूल्ला साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, वो हमारा भाई है, हमारा कोलीग है। मुझे नहीं समझ आती वो किस एंगल से कह रहे हैं। जब आपकी पहली असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास होता है जी, जो लोगों के साथ साथ हैं, पहली कैबिनेट में ये पास होता है, उसका इंतज़ार तो करो क्या फ़ैसला आता है, क्या होता है। आप पहले ही अपनी जजमेंट पे आ गए। डोंट जंप टू द जजमेंट। जो किया है प्रोसेस में आपने डाल दिया, अब उसका देख। अभी 2 महीने तो उमर साहब को हुए सरकार बनाए हुए, 2 महीने कोई टाइम नहीं होता। तो चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना लगाना अपोजिशन के लीडरों के साथ, क्या ये कोई अच्छी बात है या आप उसको गलत समझ? देखो, उमर साहब ने खुद कहा था भाई ये डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, कोई भी इस किस्म की हरकत करे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर उमर साहब ने उनसे भी बात की जो धरने वाले लोग थे। धरने वाले से किया, रूल्ला साहब से भी बात की, सुन एमपी साहब को नहीं बुलाया था? उससे भी नहीं, अलग अलग होगा ना बात हुई। उसके बाद उसके पहले कमेटी बनी है जिस इशू पे वहाँ धरना हुआ, उसको कहा 6 महीने के अंदर रिपोर्ट करे। तो अब ये सिलसिला आप कहोगे कि इस पे हथेली पे सरसों जम जाए, वो तो जमेगी नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर और साबिक एमएलए जम्मू से अजय सदोत्रा साहब। सदोत्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हम ही आपके पास आए और आपके साथ ये इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया। हम उम्मीद करेंगे कि ये लोग देखेंगे और आपको समझेंगे अच्छी तरह से, और उनको ये भी समझ आएगा कि आपकी सरकार यहाँ पे क्या करने जा रही है अगले 5 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।